So in ECAT MDCAT English we are going to start the topic of article here. तो आर्टिकल्स का जो टॉपिक है इंग्लिश के अंदर आज हम वो स्टार्ट करेंगे. आर्टिकल किसे कहते हैं? सो देर आर फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच वी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दैट इज ए एंड दी. These are the three words which are included in articles. And how to use articles, so today we are going to discuss this thing in this lecture. Adjective असल में this is actually a type of article. Sorry, article it is actually a type of adjective. तो आर्टिकल जो है बच्चों वो एडजेक्टिव के टाइप्स में से ही हमारे पास एक टाइप होती है, ठीक है. दिस इज़ इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव एक्चुअली. आर्टिकल इज़ नॉट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आर्टिकल एडजेक्टिव की एक सब टाइप होती है, ठीक है. और उसके अंदर हमारे पास ए एन दी इसके वर्ड्स आते हैं. किस तरह से अप्रोप्रिएटली इसको फिक्स किया जाता है, क्या इसके रूल्स होते हैं, तो आज हम वो जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो आर्टिकल का टॉपिक है ये 20 टेस्ट के लिए जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. पहले कुछ रूल्स वगैरह करेंगे, देन एक्सरसाइज आएगी इसकी, तो उसको हम सॉल्व करेंगे मिलकर. सबसे पहली बात बच्चों जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या क्या टाइप्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं? तो बेटा आर्टिकल्स के दो टाइप हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. एक हमारे पास कहलाता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक हमारे पास होता है डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन. ए और एन इन दोनों को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और दी इसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल. बिकॉज ए और एन इनडेफिनिट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ आम सी कुछ कॉमन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दी जो है ना वो ख़ास चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में आप जानते हैं, जो डेफिनिट होती है, विच इज़ नोन बाय यू. तो दैट्स वाई इनडेफिनिट और डेफिनिट ये दो नाम देते हैं, ठीक है. एक कॉमन सी चीज़ के बारे में हम ए और एन लगाते हैं, और कोई अगर डेफिनेट कोई ख़ास चीज़ हो उसके लिए दा लगाते हैं, ठीक है. तो ये दो टाइप्स हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है. ये आपको पता होनी चाहिए, और ये आप प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट कि देयर आर टू टाइप्स, ठीक है. तो ए और एन को हम लोग जो है वो इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो दी हमारा होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, सही है. तो पहले मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूल्स बताऊंगा, फिर मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल पे लेकर जाऊंगा. चूँकि दी के रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ए और एन के जो है वो कम रूल्स होते हैं, वो ईजिली हम उनको जो है वो मार्क आउट कर लेते हैं, ठीक है बेटा. तो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे ए और एन. ए और एन का कहाँ इस्तेमाल है? तो बेटा तीन यूजेजेस याद रखिएगा. ए और एन इस्तेमाल करते हैं किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले. कॉमन नाउन तो आपको पता, नाउन किससे कहते हैं भाई? किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है. हर शख्स का, हर चीज़ का, हर जगह का कोई ना कोई नाम है, और वो जो नाम होता है दैट इज़ नाउन, ठीक है. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. दिस इज़ द नेमिंग वर्ड. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू ऑलरेडी नो इट. तो नाउन तो किसी भी चीज़ का नाम है. कॉमन नाउन किससे कहते हैं? कोई आम चीज़ का नाम जो दुनिया में बहुत सारी, विच इज़ मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड, लाइक बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, कोचिंग सेंटर, लैब, यूनिवर्सिटी, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, डेस्क, टेबल, चेयर, ये सब के सब कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है. क्योंकि देयर आर मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड. चेयर बहुत सारे हैं, बॉयज़ बहुत सारे हैं, गर्ल्स बहुत सारी हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ये सब हमारे पास कॉमन नाउन है. अच्छा, कॉमन नाउन हमारे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो जो सिंगुलर कॉमन नाउन है जैसे बॉय, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? ए या एन लगाते हैं. और एक और भी चीज़ ज़रूरी हो चाहिए कि ये चीज़ जो सिंगुलर कॉमन नाउन है इसको कैसा होना चाहिए? इसको डेफिनिट नहीं होना चाहिए, इसको इनडेफिनिट होना चाहिए. इनडेफिनिट मतलब जिसके बारे में आप जानते ना हो, जिसके बारे में आप जानते ना हो, ठीक है. तो जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके साथ हम ए और एन लगाते हैं. अब ये यूजेज के लिहाज से सिंपल, जैसे कि देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माई कोचिंग सेंटर हु सेक्योर्ड 90% इन फर्स्ट ईयर एग्जाम्स. There is a student in my coaching center who secured 90% in first year exams. अब आज स्टूडेंट में क्यों इसलिए कह रहा हूँ? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट स्टूडेंट. एक तो है और उसके बारे में आप जानते भी नहीं है वो कौन है, ठीक है. मिसाल के तौर पर लेट्स से कि आप नेक्स्ट क्लास संडे होती है और मैं आपसे जैसे मीटअप करवा देता हूँ, भी ये स्टूडेंट है वो, तो मैं क्या कहता हूँ कि शी इज़ द स्टूडेंट हु सेक्योर्ड 90%. शी इज़ द स्टूडेंट हु सेक्योर्ड 90%. चूँकि आप उसको आप जानते हैं कि ये वही स्टूडेंट है जिसने 90% बनाया है, ठीक है. तो इनडेफिनिट सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम आ और एन लगाते हैं, जिसके बारे में आपको पता ना हो, जो अननोन हो, ठीक है. वरना दी भी लग सकता है, दी बॉय, दी गर्ल, दी टीचर, दी और डॉक्टर भी हो सकता है, बट इन केस के हम उसको जानते हैं इन दैट सिनेरियो, ठीक है. अक्सर वरना ज़्यादातर इनडेफिनिट के लिए ए और एन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है. इसके अलावा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के लिए, एडजेक्टिव्स तो आपको पता है क्वालिटी शोइंग वर्ड होते हैं, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव. पॉजिटिव और एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं, ये भी आप सब जानते हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होते हैं ना भाई.
तो 3 डिग्रीज हैं, पहली वाली पॉजिटिव है, देन कंपैरेटिव है, देन सुपरलेटिव है। ये बड़ी बेसिक बात है। उसमें जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना बेटा, उसके साथ हमेशा ए और एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तो जो गुड है वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इससे पहले आ गया। शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, समझ में आ रही बात। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो जब कोई एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री का तब भी हम ए और एन लगाते हैं, सही है। पॉजिटिव डिग्री समझ गए ना, गुड, बैड, वर्स, इट्स बैड, लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, अभी एग्जाम्पल्स आएंगे तो देख लेना उसमें, सही है भाई। थर्ड क्या ए और एन का इस्तेमाल है, एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स के साथ हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं। एब्रीविएशन किसे कहते हैं बच्चों? एब्रीविएशन मतलब जिसको आप लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म के साथ भी ए और एन लगाया जाता है, जैसे MA, MBA, MSc, BSc, SHO, MPA, SSP, DSP, IG, DIG, ये सब है ना, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं। इनसे पहले हम ए और एन लगाते हैं। एक्रोनिम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एक्रोनिम? एक्रोनिम पता है? जैसे एब्रीविएशन मिसाल के तौर पे MBBS, MBBS एक एब्रीविएशन है। एक्रोनिम क्या है? लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ फीफा, फीफा एक एक्रोनिम है। अगर आप किसी एब्रीविएशन को एज अ होल वर्ड प्रोनाउंस कर लें, दैट इज़ एन एक्रोनिम। जैसे इसको आप FIFA नहीं पढ़ते हैं, अगर दिस इज आल्सो अ शॉर्ट फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, बट कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि कोई कहते कि मैं FIFA वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। वो क्या कहता है? मैं फीफा वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये चूँकि हम एक्रोनिम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसको हम एज अ होल वर्ड कर रहे हैं। लेकिन ICC, दिस इज़ एन एब्रीविएशन। इक नहीं पढ़ते उसको कि इक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, नहीं, ICC। तो अगर हम अलग अलग लेटर करके पढ़ें तो एब्रीविएशन है, और होल वर्ड करके पढ़ लें तो एक्रोनिम। ये छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है दोनों ही शॉर्ट फॉर्म। एक्रोनिम भी एक शॉर्ट फॉर्म है, बट हम इसको प्रोनाउंस कैसे करें? एज अ होल वर्ड कर रहे हैं, एक वर्ड की तरह से एक ही बार में कर रहे हैं। तो ऐसा आपने बहुत सारे मिसाल आप लोग नेटो है, वापडा है, WAPD है, वापडा, ठीक है। तो ये सब हमारे पास, वापडा जो है वो तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन हम उसको पूरा एक वर्ड वापडा के तौर पे पढ़ते हैं। ऐसे और बहुत सारे आपको मिल सकते हैं जो एक्रोनिम्स आपके जहन में आ जाएंगे थोड़ी देर में, बहुत सारे। क्लियर है भाई? तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मीन्स कि किस तरह से हम जो है वो इसको लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले, और एब्रीविएशन और एक्रोनिम से पहले। अच्छा, ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं? ए उस वक्त लगाया जाएगा इफ़ द वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वर्ड आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। और एन कब लगाएंगे? जब ये वाउल साउंड से स्टार्ट होगा। दिस इज़ वाउल, दिस इज़ नॉट वॉवेल, दिस इज़ वाउल, ठीक है। इसको हम लोग वाउल पढ़ते हैं, है ना। गलती से बच्चे इसको वॉवेल पढ़ रहे होते हैं अक्सर। दिस इज़ वाउल। सो देर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ A, E, I and U। सो अच्छा, मैं ये वाउल अल्फ़ाबेट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वाउल साउंड, ये भी इसमें बड़ा फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा वाउल अल्फ़ाबेट से, जो वाउल साउंड। अब वाउल साउंड किसे कहते हैं? अलिफ की आवाज़, सिंपल है, ट्रिक याद रख लो। अलिफ की जो आवाज़ है वो वाउल साउंड होती है। और अगर अलिफ की आवाज़ ना आए, अगर अलिफ की आवाज़ ना आए तो फिर वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ये तरीका है इसको जानने का, ठीक है ना। अगर वो वर्ड अगर आप उर्दू में बोलने की कोशिश करो, मतलब जो भी इंग्लिश का वर्ड है आप उसको उर्दू में लिखो, तर्जुमा नहीं लिखो उसका, उसे इंग्लिश को उर्दू में लिखो। और अगर वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब वो वाउल साउंड दे रहा है। अगर वो अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी भी और हुरूफ तहज्जुद से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ट्रिक है, क्योंकि हम सिर्फ वाउल और कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे तो एन एप्पल, एन अम्ब्रेला में तो बच जाओगे, लेकिन बाकी जगह पर फंस जाओगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये अक्सर आता है ऐसा, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। याद बात समझ में आ रही है? तो ए और एन 3 जगह पर इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले, और एब्रीविएशन से पहले या एक्रोनिम से पहले। ए उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हो स्टार्टिंग में, और एन इस्तेमाल करेंगे जब ये सारे के सारे स्टार्टिंग जो उसका साउंड होगा अल्फ़ाबेट वो वाउल साउंड देगा। क्लियर है भाई? अब आ जाए, हमारे पास है 27 क्वेश्चंस हैं। कुछ बहुत बेसिक है, नर्सरी लेवल वाले, और कुछ थोड़े बड़े लेवल के, सब सॉल्व करते हैं। शुरू में आसान है, डैश बॉय, दैट्स ओके। आप शुरू में बड़ा आसान है, डैश गर्ल, आ गर्ल। ए, एन और क्रॉस तीनों लगा सकते हैं, ठीक है। कितना आसान है, कितना आसान है।
नथिंग विल बी देयर, यस, कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग विल बी देयर, ठीक है। क्यों, चूँकि ये प्लूरल आ गया, टेबल्स आ गया, कुछ नहीं लिखेंगे। फीट क्रॉस आएगा इसमें भी, क्यों, चूँकि फीट इज एक्चुअली अ प्लूरल, इसका सिंगुलर हमारे पास होता है फूट। टीथ, टूथ इज अ सिंगुलर, टीथ इज प्लूरल, मल्टीपल टूथ हो तो टीथ कहते हैं ना उसको। यस, ई आ गया ना, ई आ गया इसमें, तो दिस इज प्लूरल, तो जिसमें भी क्रॉस, तो ये सोचना है प्लूरल में कुछ नहीं लगाना होता है और है, ठीक है। प्लूरल जरूरी नहीं कि आखिरी में ऐसे ही आ रहा हो, ये रेगुलर रूल्स भी होते हैं प्लूरल बनने के, ठीक है। बिल, आ बिल, बिल्स, बिल, दा तो लगेंगे नहीं ना, 3 लगेंगे। दिस बी इज कैपिटल, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। मैंने क्या बताया, कॉमन नाउन से पहले लगाना है, कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से। ये जो बिल है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल है, गैस का बिल, बिजली का बिल, ये बिल बिल गेट्स है, बिल क्लिंटन है, समझ में आ रही है बात। ये बिल नाम वाला बिल है, क्योंकि बी कैपिटल आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो देखो दोनों बिल में फ़र्क होता है, अंग्रेज़ों का नाम भी होता है बिल, सुना होगा आपने, बिल गेट्स बहुत मशहूर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, ये तो मेरा नाम है, यस। आप देखो फंस गए यहाँ पर। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, तो दिस विल किसी कॉन्सोनेंट साउंड, आज यूनिवर्सिटी कहेंगे, आई हैव गॉट एडमिशन इन आज यूनिवर्सिटी, इन एन यूनिवर्सिटी नहीं, अगरचे यू हमारा वाउल है, बट साउंड ये कॉन्सोनेंट का दे रहा है, सही, अलिफ नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये ट्रिक याद रखिएगा। यूनिट, अभी इसको आ यूनिट होगा, एन यूनिट नहीं कहते कभी भी, आ यूनिट। गुड बॉय, आ गुड बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, यस, एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज जब एच साइलेंट होगा तो ऑनेस्ट होगा, तो ये अलिफ का साउंड देगा ये हमारा, ऑनेस्ट मैन, एन आवर, ठीक है, गुड। डैश, वन आइड मैन, आ वन आइड मैन, चूंकि वन को लिखूंगा ना तो वन ऐसे लिखाएगा ना, वाव से, अच्छा वन वन वाव से लिखा रहे हो तो एन वन आइड मैन नहीं होगा, आ वन आइड मैन, क्योंकि अलिफ का साउंड तो नहीं दे रहा। एक आंख वाला आदमी एडजेक्टिव है, वन आइड मैन, मतलब उसकी क्वालिटी आदमी की कि वो एक आंख का है, दज्जाल कह लो, कुछ भी कह लो, अच्छा अच्छा, वन जो है ना, वन इज़ द ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वन की खासियत ये है कि जो ओ से स्टार्ट होता है और अलिफ का साउंड नहीं देता। वन, वैसे तो हम बचपन से वन पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ते हुए अजीब सा फील नहीं होता, लेकिन देखो नया बंदा इंग्लिश सीखेगा ना, वो टेंशन में आ जाएगा सर, इसको देख कर, इसको क्या पढ़ना है, ये वन कैसे हो सकता है, ये ऑन या ऑनी इस तरह से कुछ पढ़ेगा ना, ऑने पढ़ेगा, इस तरह से पढ़ेगा, वन तो नहीं पढ़ सकते ना, वन तो ये चीज़ होती है, दिस इज़ वन, तो ये तो नहीं लग रहा ना, ये तो वन नहीं लग रहा, ये तो, क्योंकि ओ हमेशा अलिफ का ही साउंड देता है, अगर इस अल्फ़ाबेट को हटा, ऑरेंज, ओ से जो भी वर्ड आता है वो अलिफ का साउंड देता है, सवाए वन के, तो वन को लिखा इस तरह से जाता है, बस इंग्लिश का रूल है, वरना प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, ओ एनी की तरह, सिंपल सी बात है, गलत प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एम ए इन इंग्लिश, एब्रीविएशन आ गया ना, एम ए ऐसे लिखेंगे ना, अलिफ से आ रहा है तो एन एम, एस एच ओ, एन एस एच ओ, बी ए, आ बी ए इन उर्दू, बी से, बे से आ रहा है ना ये, फीफा मैच। अच्छा, एफ नहीं पढ़ेंगे उसको, अगर एफ पढ़ते हैं ना, एफ तो एन लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं फीफा है, फे से, तो आ फीफा मैच, आई एम वॉचिंग अ फीफा मैच, नेटो सोल्जर, आ नेटो सोल्जर, समझ में आ गई बात सबको कैसे निकालना है इसको, बस रूल्स जो मैंने बताया, रूल्स याद रखें कि कब ए एन एक्स इस्तेमाल करते हैं। तो मसला, किसी में मसला है 27 क्वेश्चन, नेटो है, दिस इज नाटो नहीं है, दिस इज नेटो, नेटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ मिलकर एक अलाइंस, मिलिट्री अलाइंस बनाते हैं, जो मिलकर जो है वो किसी एक कंट्री में अगर कहीं पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती है तो वहाँ पर वो जाकर उसको सेटलमेंट करते हैं, उसको नेटो फोर्स कहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी जो मौजूद थी नेटो फोर्सेस, NATO, तो वो चीज़ है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, इसको इस्तेमाल करती है अमेरिका अक्सर, नेटो फोर्सेस को। अफगानिस्तान वगैरह में अमेरिकन फ़ौज भी होता है और नेटो फोर्सेस भी होता है, जिसमें तकरीबन 17 कंट्रीज़ की फ़ौज शामिल होती है, अलग 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 अलग, ज़्यादातर वेस्टर्न नेशंस होते हैं। तो नेटो तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पाकिस्तान से इनको सप्लाई जाती थी खैबर पास, बार बार उसको बंद कर देते थे खैबर पास को, KP कैंप।
ठीक है भाई, क्लियर? तो मसला और कोई सवाल? नो मोर क्वेश्चंस। अब देखो, अब मुश्किल पोर्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। दी का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि दी का एक सिंपल एक रूल नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल रूल्स हैं विच यू नीड टू नो। देखो, दी के हम कह सकते हैं, दी जो है ना उसका दो बड़ा इस्तेमाल है। सबसे पहला है कि दी को हम इस्तेमाल करते हैं सम प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन से पहले। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो दुनिया में सिर्फ एक है। प्रॉपर नाउन, मेरा नाम, आपका नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे नसीम मेरा नाम है, दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट उससे पहले दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कह सकते माय नेम इज़ दा नसीम, है ना, दा नसीम जुल्फ़िकार इज़ अवर टीचर, नॉट पॉसिबल। तो दा नहीं लगेगा, आप भी नहीं लगेगा, आई एम आ नसीम तो नहीं कह सकते ना भाई, ठीक है, ओके। सो इसके अलावा पाकिस्तान है, ये तो नहीं कह सकते आई लिव इन दा पाकिस्तान, दा पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, नहीं। मतलब हर प्रॉपर नाउन से पहले दी नहीं लगता। सम प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिनसे पहले दी लगता है, कुछ, नॉट एवरी, कुछ। वो कुछ को याद रखना पड़ेगा वो कौन कौन से हैं। और उसके पीछे कोई एक सिंपल रूल नहीं है कि मैं आपको एक बार बता दूं भाई ये हो गया तो हो गया। मल्टीपल रूल्स हैं, पूरी दुनिया उसको मल्टीपल रूल्स के लिहाज से याद रखेगी कि किन किन प्रॉपर नाउन से पहले दी लगेगा और किन से पहले नहीं लगेगा। वो आपको एक लिस्ट उसकी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दी का मिसलेनियस यूजेजेस हैं। मिसलेनियस यूजेजेस से मुराद क्या है? यहाँ पर ग्रामेटिकल यूजेजेस हैं, डिफरेंट रैंडम यूजेजेस हैं, ग्रामर के लिहाज से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज दी के अंदर। जो मेन क्लास का टॉपिक है वो यही है कि हम दी को किस तरह से यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को। अक्सर बच्चे दी का इस्तेमाल गलत करते हैं। चले भाई, पहले आ जाते हैं प्रॉपर नाउन के साथ कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर मल्टीपल मैं आपको दिखाता रहूँगा किन किसके साथ दी इस्तेमाल हो सकता है, किन के साथ दी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो मल्टीपल हम यहाँ पर देखते रहेंगे। थोड़ा उसको इस तरफ कर लेते हैं, सही। हाँ जी, सो देखो, दी का इस्तेमाल होगा प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन में क्या है? जैसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ ओशियंस नेम। ओशियंस मतलब बड़े समंदर। जो बड़े समंदर होते हैं, एक तो सी होता है जो छोटे समंदर होते हैं, और ओशियन सुना होगा, बड़े समंदरों को ओशियन कहा जाता है। दुनिया में ओशियंस के तादाद टोटल 5 है ना, देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। और पाँचों के नाम के साथ बेटा हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं। द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन। जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी बड़े समंदर है दुनिया में, उन सब के नामों के साथ दी इस्तेमाल किया जाता है। और टोटल ये 5 ही हैं, इसके अलावा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से लगता हुआ मिलेगा, एशिया के कुछ कंट्री से लगता हुआ मिलेगा, और अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट से वेस्ट वाला पार्ट है वो पैसिफिक ओशन से लगता है। सबसे बड़ा ओशन ये है। अटलांटिक ओशन आपको जो है वो अफ्रीका, यूरोप से भी टच होता हुआ मिलेगा, और अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट से भी टच होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। इंडियन ओशन ये आपको, तो ये तो आपको जो मिलेगा एशिया के अंदर पूरा, इंडियन ओशन एशिया में। आर्कटिक ओशन जो आपको मिलेगा नॉर्थ पोल में मिलेगा, नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल मतलब बहुत ठंडी जगह है, 6 महीना तो जमा रहता है, बहुत कम आबादी, बिल्कुल ना होने के बराबर। आर्कटिक ओशन में फिर भी कुछ लोग रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि थाउजेंड्स में आबादी है इसकी ना। कुछ टाउन्स हैं बने हुए आर्कटिक ओशन की तरफ। स्वीडन के भी नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्वे के भी नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक ओशन आएगा, स्कॉटलैंड वगैरह का नॉर्थ का इलाका, तो कुछ लोग रहते हैं वहाँ पर, एस्किमोस वगैरह। एंटार्क्टिक ओशन साउथ पोल में होता है, यहाँ कोई नहीं रहता, एंटार्क्टिका जो कहलाता है। ये आखिरी के जो 2 है ना, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, है नॉर्थ पोल का फ्रोजन ओशन है, और ये साउथ पोल का फ्रोजन ओशन है। ये दोनों फ्रोजन है, ठीक है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। आर्कटिक में फिर भी कुछ आबादी है थाउजेंड्स में, एंटार्क्टिक में तो हंड्रेड्स में भी नहीं है। पेंगुइन्स रहते हैं सिर्फ एंटार्क्टिक ओशन में, रहती है ना एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स, और आर्कटिक ओशन में जाकर तो पोलर बेयर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, पोलर रीजन। इग्लू बनाकर पेंगुइन्स नहीं रहते, इंसान रहते इग्लू बनाकर। पेंगुइन्स का तो सर्दी थोड़ी लगती उन्हें। मतलब जीके का कोई क्लास मतलब नहीं है, मतलब उसको इतना परेशान नहीं है उस चीज़ों में। हमें बस ये पता होना चाहिए कि दी इस्तेमाल करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। तो नेक्स्ट इस्तेमाल हमारे पास है कि हम दी को इस्तेमाल करेंगे सीज नेम, समंदरों के नामों से पहले हम दी को इस्तेमाल करेंगे। अब समंदर दुनिया में बहुत सारे समंदर हैं, 40+ सीज़ हैं।
तो अब जाहिर सी बात सबके नाम तो याद नहीं रखने, आप CSS का टेस्ट तो दे नहीं रहे हो कि आपको सारे समंदर के नाम याद हो। कुछ के नाम याद कर लो, द अरेबियन सी पाकिस्तान में, द मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका यूरोप के बीच में, द डेड सी जॉर्डन में, इसको डूबता कोई नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा है पानी की इस वजह से, नमक ज़्यादा डिजॉल्व होने की वजह से। रेड सी सऊदी अरब में, द ब्लैक सी दैट इज़ टर्की रशिया के साथ ही है। तो ये जितने भी समंदर होते हैं आप बस ये चीज़ चेक करें बेटा, दी आ रहा है हर समंदर के नाम के साथ। अब तो समंदर जो भी हैं और इसके अलावा भी समंदर है दुनिया में बेटा, सबके साथ दी आएगा। द अरेबियन सी तो बहुत मशहूर है, कराची का जो समंदर है हमारा, उसको द अरेबियन सी कहा जाता है ना। क्लियर है भाई? तो आप एक दो नाम भी लिख देंगे, एक भी नाम लिख देंगे तो आपको कन्फर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक भी याद कर लो दैट्स ओके। बिफोर गल्फ़ या बे के नाम से खलीज कहते हैं ना, गल्फ़ या बे दैट इज़ खलीज, जिसको कहा जाता है खलीज के नाम से पहले। खलीज भी असल में दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सी, समंदर का एक पार्ट होता है, खलीज कहा जाता है उसको, बे या गल्फ़ कहते हैं इंग्लिश में। तो इनके नामों से पहले भी दी इस्तेमाल करते हैं। पानी के सारे एरियाज से पहले आप देखो दी लगाया जा रहा है जहाँ जहाँ पानी मौजूद है। जैसे द बे ऑफ बंगाल बड़ा मशहूर है बांग्लादेश में, खलीज बंगाल उर्दू में जिसको हम लोग कहते हैं। द हुडसन बे है कनाडा के अंदर, द हॉक्स बे कराची में, सैंड स्पिट के साथ ही लगता है, द हॉक्स बे। हॉक्स बे, यस दैट इज़ हॉक्स बे ना, स्पेलिंग बच्चे उल्टा पुल्टा लिखते हैं बट ये हॉक्स बे, ठीक है। तो पैराडाइज पॉइंट के आगे जाकर आता है, थोड़ा सा गए हो, पैराडाइज पॉइंट से पहले आता है, सैंड स्पिट के बाद। हाँ तो बस वो टूट गया ना वो जो उसका मेन था लोकेशन, यस। हॉक्स बे, सिर्फ द पर्शियन गल्फ, गल्फ नेशंस जो हैं उन वो वाले आ गए, जहाँ दुबई है और ये सारे कंट्रीज़ हैं। और द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको मतलब जितने भी गल्फ और बेज होते हैं ना उनके साथ दी लगता है, सही है। पानी के एरियाज जितने भी उन सब के साथ हम दी लगा रहे हैं, तो मसला ओके। तो बस कोई एक ही याद रख लेगा, जिसको मतलब हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी वगैरह में मसला है, मतलब नहीं याद रहती चीज़ें, वो बस एक ही याद कर ले, मतलब वो बिला वजह अपने परिचय को परेशान ना करे। आपका कोई CSS का टेस्ट नहीं हो रहा कि आप सारे याद करें बैठ के, आप एक भी याद हो, रूल पता होने चाहिए बस, इसके साथ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आगे देखो बे तो लिखा हुआ होता है, बे तो पता लग जाता है कि बे है ये। रिवर्स नेम, दरियाओं के नामों से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी दरिया हैं दुनिया में सबके साथ दी इस्तेमाल करेंगे। जैसे द रिवर नाइल है, द अमेज़न रिवर है, द इंडस, द रावी, द सतलज, द चिनाब, द जहलम, जितने भी दरिया हैं सबके साथ दी इस्तेमाल किया जाता है। अब दुनिया में बहुत सारे दरिया, एक दो थोड़ी ना, तो कुछ पाकिस्तान के मैंने दरियाओं के नाम लिख दिए हैं, तो आसान है, जो याद होते हैं बचपन से याद करते हुए आते हैं, सही है। तो द इंडस रिवर, द चिनाब रिवर, द सतलज रिवर, ये सारे। और भी द अमेज़न बहुत बड़ा दरिया है, द नाइल इजिप्ट के अंदर सबसे बड़ा दरिया है मतलब दुनिया का। तो अलग अलग रिवर्स हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो तो और भी एग्जाम्पल बना सकता है, जिसको पता होता है ये सारी चीज़ें, नहीं तो फिर एक एक याद रखें। तो बस लो कैनल्स नेम, कैनल तो एक ही नाम सभी को पता होता है कैनल्स में। कैनल नहर को कहते हैं, वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, रिवर ही होता है, बट अगर कोई रिवर आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है खुदाई करके, है ना, डिगिंग करके, तो उसको कैनल कहा जाता है। कैनल कहा जाता है बेटा उसके, उर्दू में उसको बोलते हैं नहर, नहर कहा जाता है, नहर बनाया जाता है, नहर अपने आप नहीं निकलता है। तो अब दुनिया का एक बहुत मशहूर कैनल है द स्विस कैनल, अगर आपने सुना, इजिप्ट के अंदर मौजूद है द स्विस कैनल। इसमें क्या होता है कि ये यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इजिप्ट के अंदर एक कैनल बनाई गई है ना, रास्ता है, शिप्स वगैरह उससे आती जाती हैं और बहुत टाइम बचता है। एक बार शिप फंस गई थी 2-3 साल पहले उसके अंदर, तो वो बड़ा नुकसान हुआ था दुनिया को। तो अक्सर टीवी में उसके बारे में दिखा रहा था, बहुत मसला हुआ था उसको टेढ़े हो गए, वो फंस गए थे। तो दैट इज़, तो वो स्विस कैनल के अंदर ही फंसी थी। तो उस वक्त बच्चों ने ज़्यादा नाम सुना था कि ये भी कोई चीज़ है स्विस कैनल जो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो द स्विस कैनल। हाँ बिल्कुल, रिवर चूँकि इंसान बनाता है तो रिवर जो बड़ी होती हैं, कैनल्स नहरें छोटी होती हैं। शिप रिवर बहुत बड़ी होती है, उसमें 100 शिप एक साथ जा सकता है। नहर छोटे होते हैं, 1-2 शिप्स जा सकती हैं उसके साथ, बस मतलब एक शिप एक वक्त में जा सकती है, उसके पीछे दूसरी आएगी। रिवर में तो 10 शिप एक साथ डाल दो आप, इतनी चौड़ी होती है वो। दरिया गए हो कभी आप? रिवर देखा है कोई आपने? जब पानी हो उसमें, गर्मियों के मौसम में, मतलब सर्दियों, तो आप देखोगे आप लोगों का समंदर है इतना चौड़ा होता है दरिया सिंध वगैरह। जब आप देखो ना जब पानी उसमें होता है तो आप बोलोगे यार ये तो रिवर समंदर है, सीव्यू लग रहा है ये तो। सूखा सूखा होता है सर्दियों में से बेटा, गर्मियों में जाओगे तो पानी आज भी है बेटा, इतना पानी आता है कि पूरा पाकिस्तान डूब जाता है। तो पानी कम है क्या उसमें, तुम क्या समझ रहे हो? वो अलग बात है, गर्मियों में कभी फ्लड के सीजन में जाओ तो सही परेशान हो जाओगे, पूरा पाकिस्तान डुबा सकते इतना पानी उसके अंदर है। और लास्ट टाइम डूब भी किया था फ्लड्स में, है ना भाई। तो ये नहीं कह सकते पानी नहीं होता उसमें। वो अलग बात है, इंडिया की कार्यस्थानी होती है, कभी पानी छोड़ते कभी नहीं छोड़ता है। सर्दियों में पानी रोक लेता है सारा, गर्मियों में फुल छोड़ देता है, जाओ भाई, यही होता है ना भाई। तो अक्सर हमने सुना होगा इस बारे में। सर्दियों में पानी पहले ही कम होता है, वो और रोक देता है पानी। तो सर्दियों में दरिया सिंध से गुजरोगे तो बिल्कुल सूखा सूखा मिलेगा, गर्मियों में जाओगे तो वही पानी फुल भरा होगा दरिया सिंध में।
जो रिवर के आसपास कभी गए या रहते हैं तो उनको पता होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बिफोर सम कंट्रीज नेम। कुछ कंट्रीज के नामों से पहले, कुछ मुल्कों के नामों से पहले दी लगाते। देखो दुनिया के हर कंट्री के नाम के साथ दी नहीं लगता। वी डोंट यूज़ दी विथ एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हर कंट्री के नाम के साथ दी नहीं लगाते, कुछ कंट्रीज़ के नामों के साथ जो है वो दी लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से कुछ कंट्रीज़ हैं? 3 टाइप की कंट्री हैं। अगर कंट्रीज़ के नेम में यूनाइटेड आ जाए, अगर कंट्रीज़ के नेम में यूनाइटेड आ जाए तो फिर हम दी लगाएंगे। किसी भी कंट्री के नेम में यूनाइटेड अगर आ जाता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो फिर दी लगाएंगे। चल शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे करेंगे, जैसे द USA लिखेंगे, इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो द UK लिखेंगे, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लिखते हैं तो UAE लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो हमेशा दी लगाना है, इनके शॉर्ट फॉर्म में भी, इनके फुल फॉर्म में भी। ये सब कंट्रीज़ है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, नाम सुना होगा आपने सबका। सेकंड है कंट्रीज नेम विथ रिपब्लिक। अगर किसी कंट्री के नेम में रिपब्लिक आ रहा है तो उसके साथ भी दी लगाया जाएगा। द आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड का नाम है ये पूरा, द आयरिश रिपब्लिक। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देखो जब पूरा नाम लिखते हैं पाकिस्तान का तो दी लगाया जाता है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम है ये, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस तरह से एक है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना असल में ताइवान को कहा जाता है। तो ताइवान एक कंट्री है जिसको हम लोग कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेन जिस चाइना को आप जानते हैं वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ताइवान वाले क्लेम करते हैं कि असल में असल चाइना, हाँ ये नकली चाइना, ये फेक चाइना। असल में हम चाइना तो ताइवान के अंदर, ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जमहूरियत है यहाँ पर। तो वो दोनों में फड्डा है ताइवान और चाइना के बीच में, अगर हिस्ट्री में आपको पता है, इंटरेस्ट है तो। अच्छा, थर्ड है कंट्रीज नेम एंडिंग विथ S। अगर किसी कंट्री के नाम के आखिर में S आ रहा है तो उसके साथ भी दी लगाना है, जैसे द मालदीव्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, द नेदरलैंड्स। तो देखो सबके लास्ट में S आ रहा है, कंट्री के नाम अगर S पे ख़त्म होते तो दा लगाया जाता है। तो ये ग्रामर का रूल है इंग्लिश का कि कुछ कंट्री के नामों के साथ दी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, या फिर S पे जब नेम जो है वो एंड अप हो, ख़त्म। ठीक है, कोई मसला बच्चा? डन। PDF भी मैं भेज दूंगा तो वहाँ से आप उसको लिख लेना, अगर उसको नोट डाउन कर लेना। सारे मैं उसी दिन भेज ही देता हूँ, आपको पता है, रात तक आ जाती हैं PDFs आपके पास। हॉली बुक्स, ये बड़ा आसान है। हॉली बुक्स के नाम के साथ दी इस्तेमाल करना है। मुकद्दस किताबों से पहले द हॉली कुरान, द बाइबल, द भागवत गीता, जो भी दुनिया के मज़ाहिब हैं, हर मज़हब की अपनी एक किताब होती है, इल्हामी किताब होती है, मुकद्दस किताब होती है, हॉली बुक होती है। हॉली बुक से पहले दा लगाया जाता है। जैसे तो हॉली कुरान तो बहुत फेमस है, ठीक है, हमारी जो मुसलमानों की किताब है। क्लियर है भाई? कुछ लिख दिया मैंने, आप तो कुरान सिर्फ लिख लोगे तो ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जितने भी हॉली बुक्स हैं उनके साथ दी लगाया जाएगा। डायरेक्शन से पहले दी लगाते हैं। नेक्स्ट रूल, डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इससे पहले दी लगाते हैं। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ये सब। क्लियर है बच्चों? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से पहले दा लगाया जाएगा। ये जो रूल्स है ना भाई, आसान है, कोई मसला नहीं, बस थोड़ा याद करना पड़ेगा उसको, और कुछ भी नहीं। और जब भी ये आए इससे पहले हम दा लगा लेंगे। डायरेक्शन से पहले दा लगाते हैं, सिमतों से पहले। और देखें अब कहाँ पर दा लगाया जाता है। डेजर्ट नेम्स, डेजर्ट किसे कहते हैं? सहरा या रेगिस्तान। डेजर्ट किसे कहते हैं? रेगिस्तान को कहते हैं ना भाई, रेगिस्तान, जहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी हो, कोई घास फूस पानी ना हो, रेगिस्तान कहते हैं। जितने भी रेगिस्तान है उसके साथ दी लगाते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है, द थर्ड डेजर्ट है, द गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट ये मंगोलिया में सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया का। मंगोलिया में मंगोल एम्पायर यहीं से निकली थी। द गोबी डेजर्ट। द थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान में, द कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, द एटाकामा डेजर्ट, इसकी वाइट सैंड होती है, ये चिली में, साउथ अमेरिका में वाइट सैंड होती है, सफ़ेद रेत होती है, इसकी सफ़ेद रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो वाइट डेजर्ट उसको कहते हैं। तो जितने भी डेजर्ट हो, देखो डेजर्ट जितने भी उन सबके साथ दी लग रहा है, भले कोई भी नाम हो उसका, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट दैट इज़ इन अफ्रीका, नाम है सबके अलग अलग। जब हम CSS को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बताते, सारे बताते हैं जी, अच्छी बात है। लेक्चर्स वगैरह अक्सर मैं डालता हूँ, बहुत कम पेज, शॉर्ट पेजेस लेता हूँ, ऑनलाइन पेजेस लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर मैं लेक्चर भी डालता हूँ अक्सर CSS के ऊपर अलग से। नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, ऑनलाइन जस्ट, प्रॉपर नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ लेता हूँ, ग्रुप पेजेस के लिए बस, CSS के लिए, वरना नहीं। तो CSS में तो बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं चीज़ों को, उसे आता ही वही है। हाँ, तो नॉलेज चाहिए ना इसके लिए अच्छी खासी। वो आप लेक्चर्स देखते हैं तो आपको पता लग ही जाता है इसमें। तो डाइवर्सिफाइड नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब CSS के लिए।
हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो आप सी जी बिल्कुल सब कुछ ऑलरेडी। चलो भाई, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दी लगाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद बेटा आलाते मौसीकी, द गिटार, द सितार, द बैंजो, द पियानो, द फ्लूट, द तंबूरो, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं आलाते मौसीकी उनके साथ दी लगाया जाता है। द वायोलिन, बहुत सारे हैं, द ड्रम, द ट्रम्पेट, वॉट एवर, जो भी हमारे पास, द हारमोनियम, जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल बस लिखो, क्योंकि बाकी तो आपको इसके अलावा भी नाम पता ही होंगे। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, आसमान में मौजूद दिखने वाले जो बड़ी चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाई कुदरती चीज़ें, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, उनसे पहले दा लगाया जाता है। जैसे खुद आसमान, द स्काई, तो कहते हैं ना बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो द स्काई, द सन, द मून, द जुपिटर, द वर्ल्ड, द मून, द मार्स, द वीनस, द सैटर्न, जितने भी प्लैनेट्स हैं, द मून, द सन, द स्काई, इन सब के साथ दा इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हैं, आसमानी चीज़ें, सही है ना? द यूनिवर्स, बिल्कुल द यूनिवर्स कहते हैं, द वर्ल्ड कहते हैं, द अर्थ कहते हैं, है ना भाई? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एस्ट्रोनॉमी से निकला है ना भाई। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो तो एक शख्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं, जो माहिर फल्कियात होते हैं, जो आसमान को स्टडी करते हैं, स्टार्स को, इनको, तो वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ मतलब उर्दू में तो बड़ा, उर्दू में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उर्दू में और नहीं समझ में आएगा, अजराम फल्की, तो अब इससे क्या समझ में आता है? तो इससे बेहतर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ ही है, इसलिए हम उर्दू में अक्सर नहीं लिखता हूँ, उर्दू और मुश्किल होती है इंग्लिश से। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ मतलब हेवनली बॉडीज़, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं ना आसमान में, हेवनली बॉडीज़ आसमान में, यस, उनके साथ दा इस्तेमाल किया जाएगा। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स खास तौर पे जो अल्लाह ने बनाए, उनकी, जैसे द मून हो गया। वंडर से पहले, अजूबों से पहले, दुनिया के 7 अजूबे हैं पुराने, 7 क्लासिकल वंडर हैं और 7 न्यू वंडर हैं। तमाम वंडर से पहले बच्चों हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल वंडर से पहले भी और जो न्यू वंडर्स उनसे पहले भी हम दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये जो, अब उसमें से एक ही वंडर, क्लासिकल वंडर में से एक बचा हुआ है, वो सो एक याद रख लेना, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, या जिसको द पिरामिड्स भी हम लोग कहते हैं। एहराम मिस्र कहलाता है ना, ये आपने देखा होगा इस तरह से पिरामिड्स 3 ऐसे ऐसे करके बने होते हैं यूँ करके। इजिप्ट में अक्सर ऐसा आता है ना बना, बड़े बड़े इस तरह 3 तिकोण बने होते हैं, देखा होगा आपने मूवीज़ में या कार्टून्स में। तो ये हमारे पास, दीज आर द पिरामिड्स, दीज आर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अजूबे इसको हम लोग कहते हैं कि इसका साया नहीं बनता है, इसका क्या कहा जाता है, तो इसलिए अजूबा है ये। तो पिरामिड्स जो है उनके साथ दी लगाया जाता है, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। पिरामिड्स और भी है, गिज़ा के जो 3 बड़े पिरामिड्स हैं, ये असल में कबर होते थे पुराने मरे हुए बादशाहों के, मम्मी वगैरह उसके अंदर दफनाते थे, आपने देखा होगा। बाकी जितने भी है ना वो सब ख़त्म हो चुके हैं, आपको नाम भले नहीं याद हो, दैट्स ओके, ये सब ख़त्म हो चुके हैं। बाकी सारे, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंडरिया, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, द कोलोसस ऑफ रोड्स, द मेजोलियम ऑफ हेलिकॉर्नोसिस, द स्टेच्यू ऑफ ज़्यूस, ये सब किसी न किसी, कोई जंग में, कोई फ्लड में, कोई अर्थक्वेक में तबाह हो गए। तो बस ये एक ही बचा हुआ है दुनिया में, ये सब खत्म हो गए। बस लिखा जाता है 7 क्लासिकल वंडर में इनको, कदीम ज़माने के 7 अजूबे जो होता है ना, 7 अजूबे इस दुनिया में, तो ये 7 अजूबे, इनमें से बचा हुआ एक ही है। तो अब जब सब खत्म हो गए, एक ही बचा हुआ है, तो लोगों ने क्या किया, 7 मॉडर्न वंडर बना दिए जो अब तक मौजूद हैं सारे। ये 7 मॉडर्न वंडर, इनके साथ भी दा लगाएंगे। 7 मॉडर्न वंडर में क्या है, द ताजमहल आगरा में इंडिया में, द आईफिल टावर पेरिस में या फ्रांस के अंदर, द चिचन इट्ज़ा, ये मेक्सिको के अंदर पिरामिड्स हैं, ये भी सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसके ऊपर, तो ये मैक्सिकन पिरामिड्स होते हैं, चिचन इट्ज़ा। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली में है ना, लीनिंग टावर, थोड़ा सा टेढ़ा है वो टावर, ठीक है, वो कुछ डिग्री 15 डिग्री तक, तो वो बड़ा अक्सर उसकी पिक्चर वगैरह फेसबुक में लगाते हैं, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में जो चारों तरफ दीवारें चीन। द माचू पिचू, माचू पिचू क्या चीज़ है, ये पेरू के अंदर एक मोहनजोदड़ो की तरह एक कदीम पुराना इलाका है ना, यस, ये भी एक वंडर है, पेरू में है, दैट साउथ अमेरिका में। तो ये इसकी अगला कहानी है, कभी इंटरनेट पे जाके यूट्यूब पे देख लेना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा होगा न्यूयॉर्क में, यस, फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को उसकी इंडिपेंडेंस पर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो वो अमेरिका की निशानी है। वो मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवी में, और जब कोई आफत आती है सबसे पहले वही टूट के गिरता है जब भी कोई आफत वाली मूवी आती है ना, चूँकि हॉलीवुड मूवी में अक्सर यही होता है, कोई एलियन अटैक कर दे रहा है, कोई एलियन आ जा रहा है आसमान से, कोई फ्लड आ जा रहा है, कोई अर्थक्वेक आ जा रहा है, अक्सर मूवी इनकी ऐसी चलती है, और सबसे पहले वही गिरता है न्यूयॉर्क में, जैसे पूरी दुनिया वही है तो वो बड़ा अलग सा सिनेमैटिक मंजर होता है ना जब वो गिर रहा होता है, तो मूवी में हॉलीवुड में अक्सर देखा होगा। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहलाता है मुजस्मा आज़ादी अमेरिका का, तो ये आज भी मौजूद हैं सारे बेटा, तो इन सबसे पहले दी लगाया, सही है। तो
तो ये सब तो याद होते ही हैं अक्सर बच्चों को, क्योंकि ये हमारे आज के दौर की। तो 7 क्लासिकल वंडर से पहले भी दी लगेगा और 7 मॉडर्न वंडर से पहले भी दी लगेगा। क्लियर है? तो मसला, बाकी इनकी स्टोरीज आपको जानी है, अलग अलग से जाके पढ़ लोगे उसके बारे में। तो ये मतलब इंटरेस्टिंग होती है इन सबकी कहानी ना, कि क्या इसमें ऐसा है कि ये वंडर्स में, अजूबों में इसका शुमार हो रहा है। न्यूज़पेपर से पहले दा लगाएंगे बेटा, तो द डेली डॉन, द जंग, द एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क, कोई भी अखबारात हैं, अखबारात के नाम से पहले दी लगेगा। बहुत सारे अखबारात होते हैं दुनिया में, सबके साथ दी लगता है स्टार्ट में, न्यूज़पेपर के नेम से पहले। क्लियर है भाई? डेजिग्नेशंस, ओहदों से पहले, रैंक से पहले दी लगाते हैं। ओहदे जो लोगों की अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द एडिटर, द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, द हेड मिस्ट्रेस, द मैनेजर, इन सब से पहले दा लगेगा। ठीक है, सारे डेजिग्नेशन से पहले दा लगता है, जो ओहदे होते हैं, जो रैंक्स होते हैं। इसलिए एप्लीकेशन लिखते हुए आप द मैन, टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर, टू द एडिटर, तो दा लगाते हैं ना उसमें, तमाम डेजिग्नेशन से पहले। ईजी चीज़ है, ये सब आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, बस अब एक साथ मैंने सीक्वेंस में लगा दिया सारी चीज़ों। ठीक है, नेशन से पहले दी लगाया जाएगा, कौमों से पहले, जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द चाइनीज़, द ज्यूस, ज्यूस मतलब यहूदी, द ज्यूस, द पारसीस, पारसी आतिश परस्तों को कहा जाता है ना, जो आग की पूजा करते हैं, पारसी। तो वो पारसीज, तो जितने भी कौमें होती हैं, जैसे द मुस्लिम्स कहते हैं ना कि वी आर द मुस्लिम्स ओबे अल्लाह, तो इस तरह से द मुस्लिम्स, जितने भी नेशंस हम सबसे पहले दा लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एक आप मुस्लिम्स याद रख लो बस, तो सारे ऐसे याद हो जाएगी। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो तारीख़ी वाक़यात हैं, उनसे पहले दा लगेगा बेटा। द वर्ल्ड वॉर 1, द वर्ल्ड वॉर 2, पहली दूसरी आलमी जंग, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो हुई थी, मुगल्स की वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर, उसमें मुगल्स हार गए थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंकलाब फ्रांस, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को आएगा, पहला रमज़ान भी उसी दिन है, कोइंसिडेंस। तो ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ना, बट और भी बहुत सारे होते हैं, द डिफेंस डे, बहुत सारे, तो इन सब से पहले दा लगाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ जो आपके जहन में आ जाए फ़ौरन से। ठीक है, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तारीख़ी वाक़यात हैं, उनसे पहले दी। तो मसला, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों से पहले दी लगाया जाता है। पहाड़ी सिलसिले, देखो एक तो होता है इंडिविजुअल माउंटेन, सिंगल पहाड़, और एक होता है माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं, ये पूरा पहाड़ी सिलसिला कहलाता है। माउंटेन रेंजेस से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है, सब जैसे द हिमालयास माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंट एवरेस्ट इसी के अंदर है। द कराकरम माउंटेन रेंजेस, कराकरम के अंदर K2 है। द हिंदूकश माउंटेन रेंजेस, तिरचमीर इसकी सबसे बड़ी पहाड़ी है, PSC में पढ़ते हैं ना, मुताला पाकिस्तान में आता है MCQs में। द आल्प्स जो है वो ये स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ हैं, बर्फ़पोश पहाड़ है यूरोप के अंदर। स्विट्ज़रलैंड में जो पहाड़ है ना बड़े बड़े, जो बर्फ़ वाले, वो द एंडेस माउंटेन रेंजेस, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है ये साउथ अमेरिका में, पेरू में। तो जितने भी एंडेस, तो ये शुरू के बस 2-3 आप याद कर लेंगे, पाकिस्तान के PSC में भी काम आता है आपका, हिमालय, कराकरम, हिंदूकश, 3 माउंटेन रेंज गुजरते हैं ना पाकिस्तान से, नॉर्दर्न एरिया से। क्लियर है? तो जो भी पहाड़, देखो ये सिंगल पहाड़ नहीं है बेटा, ये सब पहाड़ी सिलसिले हैं। कराकरम में बहुत सारे पहाड़ आ जाएंगे, K1, K2, गेशरब्रम, ब्रॉड पीक, बहुत सारे आते हैं। नाम सुना होगा आपने अक्सर, जो नॉर्थ, मतलब पूरा जो है ना नॉर्थ एरिया में बहुत सारे पहाड़ हैं। पाकिस्तान को तो माला माल किया अल्लाह ताला ने, और दुनिया पाकिस्तान को इसी लिहाज से जानती है। जब दुनिया के सामने पाकिस्तान बोला जाता है, लोग बोलते हैं छो द कंट्री विद सो मैनी माउंटेन्स, विद सो मैनी टॉल माउंटेन्स। तो एक आम इंसान जो है ना दुनिया का, जब कहा जाएगा कि पाकिस्तान, तो वो क्या कहेगा? पहाड़ों का मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान सबसे मशहूर दुनिया में इसी वजह से, सबसे ज़्यादा बड़े पहाड़ पाकिस्तान में। K2 अकेला नहीं है बेटा, K2 के साथ आसपास और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और सारे दुनिया के हाइकर्स वहाँ जाते हैं हाइकिंग करने के लिए, पता होगा आपको। हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, बट मोस्ट डेंजरस K2 है। हाईएस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट, लेकिन सबसे डेंजरस पहाड़ जो है ना दुनिया का, वो K2 है, किलर माउंटेन कहते हैं उसको। K2 में चढ़ना बहुत मुश्किल है बेटा, सर्दियों में, सीधा स्ट्रेट एलिवेशन उसकी, मतलब बड़े बड़े लोग मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, K2 चढ़ने से डरते हैं हाइकर्स के, भाई जिंदा है कि मुर्दा कुछ पता नहीं है। लास्ट टाइम जो अली सतपारा की जो इंतकाल हुआ था, खो गए थे वहाँ पर, तो वो उसके बारे में सुना होगा आपने अक्सर, कितना मुश्किल होता है वो, मतलब उनकी बॉडी तक ढूंढी नहीं गई थी, इतना मुश्किल है वहाँ पर जाना। तो उनके बेटे दोबारा उसके बाद ऊपर गए थे। द टाइटल्स से पहले दा लगाते हैं। टाइटल्स किसे कहते हैं? अलकाबात, लकब जो दिया जाता है। टाइटल्स मतलब यहाँ पर लकब है, लोगों को जो लकब दिए जाते हैं उनकी किसी कंट्रीब्यूशन की वजह से,
उनको हम दा लगाते हैं, जैसे द कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना, द शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान, द मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जीना। तो जो भी हमारे पास टाइटल्स होते हैं, अलकाबात होते हैं, लोगों को इज़्ज़त के लिए दी जाते हैं, उनके साथ दी लगाते हैं। द शम्सुल उलमा, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे द कायदे आज़म तो बहुत मशहूर है, तो ये कायदे आज़म नाम नहीं है, ये लक़ब है उनका, नाम तो उनका मोहम्मद अली जीना है। इस तरह लियाकत अली ख़ान नाम है और लक़ब है द शहीद मिल्लत, ठीक है, लियाकत अली ख़ान का। क्लियर है बेटा? अवार्ड से पहले दा लगाया जाता है। अवार्ड्स, जितने अवार्ड्स हैं, द नोबेल प्राइज़, अक्सर दा लगाओ तो नोबेल प्राइज़, द नोबेल प्राइज़, द बुकर प्राइज़, ये बुक्स को दिया जाता है। द ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड आपको पता है फिल्म्स को दिया जाता है, मूवीज़ को। द निशान हैदर, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, यस बिल्कुल। द वीर चक्रा, वीर चक्रा इंडियंस का है, जैसे हमारा है ना ये निशान हैदर, इंडियंस देते हैं वीर चक्रा, तो वीर चक्रा वो अपनी बहादुरी पर देते हैं किसी को। इस तरह से द हिलाल इम्तियाज़, ये सिविलियन अवार्ड है सबसे बड़ा पाकिस्तान का। सुनो होगा आपने, तो जो अवार्ड्स हैं उनके लिए दा इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे अवार्ड होते हैं दुनिया में जो दिए जाते हैं। द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, द सतारे इम्तियाज़, और बहुत सारे मिलते हैं। द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत सारे होते हैं। मतलब आप जाओगे सर्च करोगे गूगल में तो सैकड़ों मिल जाएंगे आपको अवार्ड। कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 याद रख लो, निशान हैदर जैसे मशहूर। शिप्स नेम, कश्तियों के नामों से पहले दी इस्तेमाल करते हैं। बस आप द टाइटैनिक जैसे याद कर लिया, द टाइटैनिक। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द बिरकनहेड, ये याद होगा आपको, बिरकनहेड रिलियस, बिल्कुल फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो डूब गई थी ना, HMS बिरकनहेड, हाँ वो बेचारे, बड़ी अच्छी कहानी थी। द बिरकनहेड, द बिरकनहेड, द टाइटैनिक, बाकी जो भी कश्तियों के नाम लिखा हुआ है मैंने, द क्वीन मैरी, द मारी सेलेस्ट, द सेंटा मारिया। सेंटा मारिया में कोलंबस ने उसमें अमेरिका डिस्कवर किया था, सेंटा मारिया नाम की कश्ती में। बाकी मारी सेलेस्ट घोस्ट शिप कहलाती है। द डे द डैम ब्रोक के अंदर इसका तस्करा है, यस, गायब हो गई थी वो, बिल्कुल मतलब खाली पड़ी हुई थी। मारी सेलेस्ट, डे द डैम ब्रोक है ना सेकेंड ईयर इंग्लिश में, जेम्स थर्बर की, उसके अंदर उन्होंने तस्करा किया हुआ है मारी सेलेस्ट का। ये लोग इस तरह भाग रहे थे वेस्ट की जानिब, जैसा लग रहा था मारी सेलेस्ट को उन्होंने देख लिया। मारी सेलेस्ट इज़ एक्चुअली अ शिप, अबेंडन शिप थी। तो बड़ी हॉरर कहानी है इसकी, अगर कभी आप पढ़ेंगे तो मारी सेलेस्ट। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सुनाऊंगा, आपको सुनना, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब कश्तियों के नाम से पहले दी लगाते हैं, सही है। ट्रेन नेम्स, मतलब जितने भी आप इस तरह से ट्रेन्स उनके नामों के साथ दा लगाया था। द तेज़ गाम, द नाइट कोच, द शालीमार एक्सप्रेस, द शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, द लामा इकबाल एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस इंडिया में चलती थी चेन्नई एक्सप्रेस, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, होती है वैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस को, ये शोएब अख्तर को कहता है तो नहीं ना रावलपिंडी एक्सप्रेस कोई भी, मतलब हम लोग शोएब अख्तर को कहते थे द रावलपिंडी एक्सप्रेस। बहुत फास्ट बॉलिंग करते थे। आप लोगों ने तो लाइव नहीं देखा होगा, उन्हें हमने तो देखा था बॉलिंग करते हैं। तुम नसीम शाह को देख रहे हो तुम लोग, क्लियर है भाई? अच्छा ये देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन के यूजेज खत्म हो गए। बिफोर प्रॉपर नाउन, ट्रेन नेम्स तक आगे ना प्रॉपर नाउन खत्म हो गए। तो देखो कितने सारे इसमें रूल्स हैं ना, अलग अलग कितनी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार बस जहन में बैठा लेना है, इन सब के साम के साथ दी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस यूजेजेस। इसके अंदर अब देखो प्रॉपर नाउन नहीं है, अब डिफरेंट चीज़ों के साथ दी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ दी इस्तेमाल किया जाता है। सुपरलेटिव तो बताया आपको, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। जैसे रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो बिगेस्ट से पहले देखो दी इस्तेमाल किया, चूँकि बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव किया, क्लियर है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव किया। और वर्ल्ड से पहले तो दा इससे लगाया कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, तो उसके लिए दा लगा हुआ यहाँ। यू आर द शार्पेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, अब देखो शार्पेस्ट सुपरलेटिव आ गया तो दा आ गया, क्लियर है। अच्छा एक्सेप्शन क्या, अच्छा इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे रूल में। एक्सेप्शन से मुराद कि अब ये रूल फॉलो नहीं होगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि ये रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले दा आना चाहिए, बट कभी इस जुमले में नहीं आता यू आर माई बेस्ट फ्रेंड में। अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले कोई पोजेशन शो करने वाला वर्ड आ जाए, मलकियत बताने वाला वर्ड आ जाए, जैसे माई, योर, हिज, हर, तो फिर हम दा नहीं लगाते हैं। जैसे देखो माई आ गया ना बेस्ट से पहले, सिर्फ जैसे यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, कि इमरान खान इज़ द बेस्ट लीडर फॉर पाकिस्तान, ऐसी सियासत से हट के कि इमरान खान इज़ द बेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान, तो बेस्ट से पहले दा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा, चूँकि बेस्ट से पहले यहाँ पर माई आ गया, क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ,
सुपरलेटिव से पहले हमेशा दा आता है। सुपरलेटिव से पहले दा उस वक्त नहीं आएगा अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई ये इस तरह के वर्ड हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है हमारे पास है, लाइक माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, तो फिर दी नहीं लगाएंगे। सही है, ये एक्सेप्शन है, इस रूल के खिलाफ है ये। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सुपरलेटिव से पहले दा लगता है, या तो नहीं लग रहा। अब घर जाके सोचोगे ना तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्यों नहीं लग रहा। कैसा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इतना मशहूर जुमला बचपन से बोल रहे हैं, लेकिन इसमें तो नहीं लग रहा, इस वजह से नहीं लग रहा। क्लियर है? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से पहले। ऑर्डिनल डेट से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल डेट किससे कहते हैं? दो तरह के नंबर होते हैं बेटा, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। जो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर हमारे पास होता है 1 2 3 और ऑर्डिनल नंबर होता है ऑर्डर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत आसान बात है, मतलब मैं बता रहा था इसको कहते हैं क्या है। दिस आर कार्डिनल नंबर, दिस इज अ ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल डेट्स जब लिखते हैं तो दा लगाते हैं, जैसे कि द एग्जाम्स ऑफ क्लास 12 आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 22 ऑफ मई 2023 कि जो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स है 22 मई 2023 से शुरू हो जाएंगे। तो फ्रॉम द 22 ऑफ मई, देख रहे हो, तो द 22, क्योंकि अब जो डेट लिखी गई है वो ऑर्डिनल फॉर्म में लिखी गई है ना, ऑर्डर की फॉर्म में। जैसे द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई यंगर सिस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 1 मार्च, ऑन द 1 मार्च, ऑन द 3 मई, ऑन द 5 जुलाई, ऑन द 14 अगस्त। बात समझ में आ रही है? तो जब डेट्स को जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके लिखते हैं तो दा लगाते हैं। अब ऐसा सोचोगे आपको लग जाएगा हाँ सर वाकई मर्द का दा लग रहा होता है इसमें। ऑन द 5 मई कुछ भी डेट हो सकती है इसमें दुनिया की, ठीक है, ऑर्डिनल डेट, लेकिन कार्डिनल नहीं। या 3 मार्च कहेंगे या 3 मई, 4 मई, तो उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। डबल कंपैरेटिव से पहले दा लगाते हैं। डबल कंपैरेटिव से क्या मुराद है कि दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जब एक साथ आ जाएं, दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं, कंपैरेटिव जैसे बिगर, शॉर्टर, लॉन्गर, दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एक साथ अगर आ जाए, जैसे कि द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब देखो हायर एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, कूलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, देखो दोनों से पहले दा लगाया, बहुत मशहूर जुमला है। द हायर यू गो द कूलर इट, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंडक बढ़ेगी। द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच होम, जितने जल्दी तुम चलोगे उतना जल्दी तुम घर पहुंच जाओगे। तो फास्टर और सूनर क्या दोनों ER वाला है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, और दोनों से पहले क्या लगा हुआ था? एक ही जुमले में अगर दो कंपैरेटिव आ जाए तो उसको डबल कंपैरेटिव कहा जाता है, दोनों से पहले दा लगता है। और आप जहन में बनाओ, आपने ये जुमला पढ़ा हुआ है, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर परसेंटेज यू विल गेट। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा परसेंटेज आपकी आएगी। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर परसेंटेज यू गेट। सही है? तो मसला डबल कंपैरेटिव, सही है। तो ये मिसलेनियस यूजेजेस हैं, प्रॉपर नाउन नहीं है सारे, इसमें अलग अलग यूजेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। बिफोर कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप। अच्छा कभी कभार, अच्छा कॉमन नाउन के बारे में मैंने क्या बताया था बेटा अभी आपको कि सिंगुलर कॉमन नाउन जो होगा उससे पहले हम आ और एन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन किसी एक के वजह अपने पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो, अपने पूरे ग्रोह को, अपने पूरे ग्रुप को बता रहा हो। जैसे कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब देखो डॉग सिंगुलर कॉमन नाउन है, डॉग, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक फेथफुल एनिमल है। अब मैं यहाँ पर दुनिया के सारे डॉग की बात कर रहा हूँ, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो देखो दा आ गया। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, गाय एक मुफीद जानवर है, तो दुनिया के सारे गाय की बात करो तो दा आ गया। तो कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप, तो दा आएगा। देखा होगा आपने ऐसे जुमले भी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसका? मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, इंसान मर जाने वाला है, हर इंसान फ़ानी है। तो मैन यहाँ सिंगुलर है ना, दुनिया के हर इंसान की बात की जा रही है, तो आना चाहिए द मैन इज़ मॉर्टल, बट दा नहीं आता, एक्सेप्शन है, रूल है, कहीं ग्रामर में रूल होता है, नहीं आता। बाकी उसमें आ रहे ऊपर बस मैन से पहले दा नहीं आएगा, द मैन इज़ मॉर्टल नहीं होगा, बस मैन इज़ मॉर्टल होगा। वैसे ग्रामर के रूल्स होते हैं, याद रखते। मैं सारे रूल एक साथ इकट्ठा कर दे रहा हूँ, दुनिया 10 किताबों को जमा करके, याद रख लो एक साथ आप। ये सारे रूल आपको एक जगह कहीं पर डायरेक्टली नहीं मिलते, अलग अलग जगहों से अलग अलग रूल आपको मिलते हैं। और उसमें से कुछ आपने पढ़ा हुआ है कुछ क्लास में, कुछ क्लासों में पढ़ा हुआ है आपने, वो सारे रूल एक साथ में कलेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो कॉमन नाउन अगर अपने पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा है तो दा लगाएंगे, एक्सेप्ट मैन इज़ मॉर्टल, उसमें नहीं लगेगा।
नेक्स्ट है दी लगेगा कॉमन नाउन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। अगर कॉमन नाउन कोई ऐसा कॉमन नाउन है जिसको पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है तो उससे पहले भी दा लगेगा जुमले में, मतलब वो डेफिनेट अगर वो बन चुका है। जैसा कि आई हैव अ डॉग नेम जैक, एवरीबडी इन माई होम इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। देखो आई हैव आ डॉग, यहाँ पर आ लगाया के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम जैक है। एवरीबडी इन माई होम इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, मेरे घर में हर कोई उस डॉग से खौफजदा है। देखो ये डॉग कौन सा जिसको डिस्क्राइब हमने पहले कर लिया, अर्लियर पहले डिस्क्राइब कर दिया, तो अगली बार हम जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही करते हैं, है ना। जब ऐसे लिखते हुए भी ऐसे, आई हैव बॉट अ मोबाइल फ़ोन, द मोबाइल फ़ोन हैज़ अ 40 मेगापिक्सल कैमरा, है ना। पहली बार में आ लगाते हैं, उसके बाद दा लगाते हुए चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो डेफिनेट हो चुका होता है। तो अगर कोई कॉमन नाउन जुमले में पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है तो अगली बार उसको दोबारा बताएंगे तो फिर दा लगाएंगे, क्योंकि वो डेफिनेट हो चुका हो, तभी तो डेफिनेट आर्टिकल दी कहलाता है। तो यहाँ पर अभी ये डॉग इनडेफिनिट था, अब यहाँ डेफिनेट हो गया, चेक करो। तो यहाँ भी आप नहीं जानते थे, अब आप इसको जानते हैं इस डॉग, क्योंकि पहले बता चुका कौन सा डॉग है जिसका नाम जैक है। क्लियर है। तो ये कोई मुश्किल नहीं होती ग्रामर की चीज़ें, बस ये कि थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर आप 100% परफेक्टली आप MCQs फिलअप कर पाते हैं। अब बच्चे रूल याद किए बिना जाते हैं, उनको लगता है हमने बचपन में इतना पढ़ा, बेकार होता है, नहीं हो सकता है, फिर उल्टे पुल्टे लगा रहे होते निशाना, और कुछ नहीं होता। अच्छा दी है, उस करते हैं बिफोर द प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। देखो प्रॉपर नाउन से पहले भी मैंने बताया, प्रॉपर नाउन से मुराद यहाँ पर है नेम ऑफ पर्सन, लोगों के नामों से पहले मैंने भी बताया कि जैसा नसीम मैंने लिखा था, नसीम से पहले दा नहीं आएगा, किसी भी नाम से पहले दा नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाए, किसी और इंसान के लिए वो प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहा, उसकी क्वालिटी की वजह से यूज़ किया जाना शुरू किया जाए, तो फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे कि ही इज़ द हिटलर ऑफ माई क्लास, बोलते हैं ना कि स्कूल में जो मॉनिटर होता है वो हिटलर होता है, हिटलर ही करता है, वो जाके भाई नाम बता दे, शिकायत कर दी जाकर सबको, फिर बिला वजह अपनी भरम दिखा रहे होते हैं, बोर्ड पे नाम लिख देते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि ही इज़ द हिटलर ऑफ माई क्लास, तो जो हिटलर है बच्चों, हिटलर तो असल में एक बंदा था ना भाई, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, जर्मन प्रेसिडेंट था हिटलर, एडोल्फ हिटलर नाम था पूरा, इसका सुना होगा। लेकिन अब कोई भी बंदा हिटलर हो सकता है जो हिटलर ही करे, तो मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ द हिटलर ऑफ माई क्लास, क्योंकि मैंने प्रॉपर नाउन को मैंने कॉमन कर दिया है, वो किसी को भी बना सक रहे हैं। ही इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ माई टीम, अब मेरी टीम का ऐसा लड़का है हर बॉल में छक्का मारना चाहता है, हार्ड हिटर है, बोलते यार मेरी टीम का शाहिद अफरीदी है, तो ही इज़ द शाहिद अफरीदी, क्योंकि शाहिद अफरीदी तो एक ही था, रिटायर हो चुका है, लेकिन अब कोई भी बंदा द शाहिद अफरीदी हो सकता है जो छक्के बहुत ज़्यादा लगाए। अब मेरे घर में एक ऐसा शख्स है जो बहुत शायरी करता है, शेर व शायरी, हर बात में शायरी, मैं कहता हूँ ही इज़ द गालिब ऑफ माई फैमिली। फिर गालिब तो कब मर गए, लेकिन अब कोई भी बंदा गालिब हो सकता है जो शायरी करे। तो ये प्रॉपर नाउन को मैं कॉमन यूज़ कर रहे हैं किसी भी आम इंसान के, समझ में आ गई बात। तो नामों से पहले भी दा लगाया जा सकता है इस सेंस में, अगर वो किसी आम शख्स के लिए बोला जाए, क्वालिटी की वजह से, ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। डेफिनेट कॉमन नाउन तो मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेट कॉमन नाउन भी मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि जिसके बारे में पहले से जानते हो। जैसे यू आर द मैन हु हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, यू आर द मैन हु हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, यहाँ पर जो मैन है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, लेकिन डेफिनेट है ना कि तुम वो आदमी हो जिसने मेरे वॉलेट चुराया है, तो दा लगा दिया। इस तरह से हियर आर द स्टूडेंट्स हु मेड अ नॉइस इन द क्लास, या ये वो तालिब इल्म है जिन्होंने शोर मचाया क्लास में, तो दा लगा दिया स्टूडेंट से पहले। तो डेफिनेट कॉमन नाउन भले वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, उसके साथ दा लगेगा। डेफिनेट जब हम किसी खास की बात कर रहे होंगे जिसके बारे में हम जानते हो कि ये वो तालिब इल्म है जिन्होंने क्लास में शोर मचाया, ये वो आदमी जिसने मेरा बटवा चुराया, सही है। तो द मैन और द स्टूडेंट्स आ गया, क्योंकि डेफिनेट हो गया। अब वो डेफिनेट कॉमन नाउन हो सकता है, अब चाहे आइदर वो बेटा सिंगुलर भी हो सकता है और इट कैन बी प्लुरल, दोनों पॉसिबिलिटी, सही है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एडजेक्टिव्स को हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लें तो भी दा इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, जैसे एडजेक्टिव क्वालिटी शोइंग वर्ड्स होते हैं, उनको एज अ नाउन का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब रिच क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, और पुअर क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव ही है, लेकिन एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। रिच है ना, रिच बॉय, रिच पर्सन होता तो फिर हम उसको ऐसे समझते हैं कि ये एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं रिच बॉय, तो रिच एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, लेकिन यहाँ पर रिच अमीरों मतलब एज अ नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो एडजेक्टिव्स को जब हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो दा लगाते हैं। द ब्रेव शुड डू जिहाद,
बहादुरों को जिहाद करना चाहिए। तो देखो ब्रेव एक एडजेक्टिव है तो उसके पहले दा लग गया। अच्छा, यहाँ पर एडजेक्टिव को एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नाउन को इस्तेमाल करते द ब्रेव बॉय तो नहीं लिखा हुआ ना, द ब्रेव गर्ल तो नहीं लिखा हुआ ना, द ब्रेव सोल्जर तो नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ ब्रेव एक्चुअल में एज अ नाउन इस्तेमाल हो गया। तो जब एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उस एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, बहुत सारे हो सकते हैं। द रिच शुड पे ज़कात। तो टाइम नहीं मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, बस आप समझ जाएँ इसको, ठीक है, क्लियर चीज़ें मेंशन है। ठीक है, दी के बाद अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, अच्छा नाउन से मुराद यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन है, प्रॉपर नाउन आ जाए तो फिर दा लगाएंगे। जैसे द ग्रेट अलेक्जेंडर वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जिसको हम कहते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर। तो देखो ये एडजेक्टिव आ गया, ये नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन आया ना भाई, को नाम आ गया किसी बंदे का, तो दा लगाया। द लिटिल आयशा इज वीपिंग, तुम्हारा नाम में कोई भी हो सकती है। द लिटिल आयशा इज वीपिंग, छोटी आयशा जो है वो रो रही है, तो द लिटिल आयशा, लिटिल एडजेक्टिव, आयशा इज अ नाउन। द ब्रेव मैन इज फाइटिंग विद द एनिमी, तो इस तरह से। तो एडजेक्टिव के साथ जब नाउन आ जाए तो फिर हम उससे पहले दा लगा लेते हैं। द ग्रेट अलेक्जेंडर बहुत मशहूर वर्ड है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आइवान द टेरेबल, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, ठीक है। आखिरी रूल है द नाउन ऑफ नाउन, द प्लस नाउन ऑफ नाउन। जैसे कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ वेरी प्रीशियस, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ वेरी प्रीशियस, साउथ अफ्रीका का सोना बहुत ज़्यादा कीमती है। द मीट ऑफ दिस शॉप इज़ वेरी फ्रेश, द नाउन ऑफ नाउन, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द मीट ऑफ दिस शॉप। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी जीनियस, है ना। द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर वेरी अनएथिकल, द नाउन ऑफ नाउन। समझ गए, तरह बहुत सारे बन सकते हैं। द नाउन ऑफ नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो दा लगता है, इस पैटर्न पे चलते हैं। यस बिल्कुल। इस द ज्वेलरी ऑफ दिस शॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब क्लियर है। बस ये सिंपल रूल मैंने लिखा है या ब्लू से येलो से, तो आप उस रूल को फिर एग्जाम्पल की क्लास दोनों आ सकते हैं जी, बिल्कुल दोनों आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये बहुत आसान है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल से मुराद कि जब कब आर्टिकल आप इस्तेमाल करते ही नहीं है, कभी कभी क्रॉस भी लगाना पड़ता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं एंटी टेस्ट में, ए एन दी क्रॉस, क्रॉस भी तो होता है। अब क्रॉस भी लगाना पड़ता है, ओमिट करना पड़ता है। ओमिशन के लिए सिंपल मैंने बता दिया, नेम ऑफ पर्सन, लोगों के नामों के साथ कुछ इस्तेमाल नहीं करते। माई नेम इज़ नसीम जुल्फ़िकार, तो कुछ नहीं आया। इस तरह शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, तो शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ से पहले ये शोबाज शरीफ नहीं लिखा हुआ, शहबाज ही है ये, शहबाज शरीफ, ठीक है। तो शहबाज शरीफ से पहले आप देखो कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, तो नाम एक है बंदे का, ठीक है, सिंपल, कोई भी बंदा। हाँ, हिटलर से अगर, हाँ अगर किसी एक बंदे की क्वालिटी की वजह से दूसरे को नाम दिया जाए तो दा लग जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कुछ भी नहीं करता, लेजी पड़ा रहता है ऐसे ही, तो मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ द शहबाज शरीफ ऑफ माई फैमिली, ऐसे ही मतलब कुछ भी कह सकते, उसको दा लग सकता है। लेकिन जब हम उसकी क्वालिटी को किसी और पर लगाएं, सिंपल, सही है। सियासी बयान नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से कुछ भी हो सकता है। बोले लाखों लोग सुन जाए तो एग्जाम्पल है ना, क्या करें, ठीक है। अच्छा, कॉम्पैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे चीता इज़ फास्टर देन लेपर्ड, अब फास्टर है कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले भी कुछ नहीं आया, चीता इज़ फास्टर देन लेपर्ड। कंपैरेटिव डिग्री से पहले आ और एन, सॉरी पॉजिटिव डिग्री से पहले आ और एन आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, लेकिन कंपैरेटिव से पहले कुछ नहीं आता। हाँ, अगर डबल कंपैरेटिव आ जाए तो दोनों से पहले दा आता है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, बट एक बार सिर्फ आ जाए तो कुछ भी नहीं आता। चीता इज़ फास्टर देन लेपर्ड, यू आर स्लोअर देन हर, ठीक है, सिंपल इस तरह से। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री आए तो उससे पहले क्रॉस, ओमिशन, नो आर्टिकल यूजेज, ठीक है। टाउन, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, कॉन्टिनेंट, किसी कंट्री किसी के साथ कुछ भी नहीं आता। जैसे आई लिव इन औरंगी टाउन, दिस इज माई प्लेस, आई लिव इन कराची, आई लिव इन सिंध, आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज इन एशिया। टाउन का नेम, सिटी नेम, प्रोविंस नेम, कंट्री नेम, कॉन्टिनेंट नेम, किसी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। एक्सेप्शन देख लो यहाँ प्रोविंस के नेम में, आई लिव इन द पंजाब, पंजाब से पहले दा आता है। क्यों आता है पंजाब से पहले दा क्यों आता है? अगर किसी जगह को उसका नाम उसकी किसी खास क्वालिटी की वजह से दिया जाए तो उसके साथ दा आता है। यस बिल्कुल, पंजाब मतलब 5 दरिया, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, दैट्स वाई दा लगाते हैं। तो दा पंजाब, वरना दा सिंध नहीं होगा, दा KPK नहीं होगा, दा बलूचिस्तान नहीं होगा, लेकिन दा पंजाब होगा। तो एक्सेप्शन है भाई, मेरे को ब्रैकेट में डाल दिया एक्सेप्शन। ऐसा नहीं परेशान हो जाओ आप लोग, सर दा पंजाब तो होता है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्यों होता है, ठीक।
तो सारे रूल मैं दुनिया जहान के मिक्स करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल के कोई रूल छूटेंगे नहीं इसके अलावा। पहाड़ों के नाम से पहले कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडिविजुअल पहाड़, मैंने बताया था माउंटेन रेंज से पहले दा, लेकिन अगर सिंगल पहाड़ आ जाए तो कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे माउंट एवरेस्ट, अब जैसे कि माउंट एवरेस्ट आ गया, K2, नांगा पर्वत, राकापोशी, तिरचमीर, किसी से भी पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सब सिंगल सिंगल माउंटेन है। आप शुरू के 1-2 याद कर लो, माउंट एवरेस्ट, K2, बस, ज़्यादा नहीं। जो याद होते हैं सबको याद होता है, शुरू के 2 नाम मुझे 2 याद कर लो। झीलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेक्स के नेम से पहले। द लेक बाइकाल हो गया, जैसे कि रशिया के अंदर है। किंजर लेक, किंजर झील जिसको हम लोग कहते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगता। मंछर लेक, ये भी सिंध में, कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेक सैफुल मलूक, नॉर्दर्न एरियाज़ में, कागान के अंदर, कोई आर्टिकल नहीं लगता। आंसू लेक, आंसू झील स्कर्दू में है, आंसू जो टेयर शेप इसका है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है बेटा। तो लेक्स के नाम से पहले नो आर्टिकल यूजेज। सो ये लेक्स के नेम हो गए। मटेरियल नाउन से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? जिनसे पहले दूसरी कोई चीज़, जिनके जरिए दूसरी कोई चीज़ बनाई जा सके, वो मटेरियल नाउन है। जैसे कि दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, वुड यहाँ पर मटेरियल नाउन है। वुड से पहले कुछ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वाटर एक मटेरियल नाउन है, उसके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो मटेरियल नाउन होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। मटेरियल नाउन से मुराद जिसके जरिए दूसरी कोई चीज़ बनाई जा सके, बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग, दैट इज वुड, वाटर, ऐसे बहुत सारे हो सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन्स होते हैं भाई? जो फीलिंग शोज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच वी कैन नॉट टच और सी बट वी कैन फील इट, देख ना सके, छू ना सके, सिर्फ महसूस कर सकें, ऐसे नाउन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनके आखिरी में शन, DOM, शिप, हुड, नेस, एंस, एंस, मैंट, ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो सफिक्स इनके हैं। जैसे लव इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग, अब देखो लव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी शुड नॉट स्प्रेड हैट्रेड, हैट्रेड नफरत, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर फ्रीडम, फ्रीडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आज़ादी, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिनके एंड में ये सब वर्ड्स आ रहे होते हैं अक्सर, तो उनमें क्या होता है, हमारे पास कोई आर्टिकल उनसे पहले नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जैसे यहाँ पर लव है, हैट्रेड है, फ्रीडम है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं चीज़ों को, तो उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, सही है भाई। मील टाइम्स, खाने के औकात से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। वी आर ईटिंग डिनर, डिनर से पहले कुछ नहीं आएगा। वी विल गो फॉर ब्रेकफास्ट सून, ब्रेकफास्ट से पहले कुछ नहीं आएगा। आई विल इन्वाइट यू फॉर लंच, लंच से पहले कोई नहीं आएगा। तो खाने के औकात होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, सुपर, इन सबसे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मील टाइम, खाने के औकात। ब्रंच होता है या संडे को जो आप लोग करते हैं, आप नहीं करते होंगे बेचारे, लेकिन संडे को क्या होता है, बंदा ब्रेकफास्ट और लंच मिला कर करता है, दैट इज़ ब्रंच, ठीक है। क्योंकि सुबह लेट उठते हैं तो फिर इस वजह से। सब्जेक्ट्स से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। आई लव केमिस्ट्री, आई हेट मैथमेटिक्स, मेरी मर्जी है, मेरे, मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ। तो आई लव केमिस्ट्री, आई हेट मैथमेटिक्स, तो सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। अब हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं उसको, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। लैंग्वेजेस से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ज़बानों से पहले आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश उर्दू से पहले आर्टिकल नहीं है। चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, चाइनीज़ से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश लैंग्वेज, ज़बान के साथ अगर लैंग्वेज भी लिखा हुआ आ जाए तो फिर दा लगेगा। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश बट आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश से पहले तो कुछ नहीं लगता, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से पहले दा लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, द चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ मोस्ट डिफिकल्ट, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो जब लैंग्वेज के नेम के आगे इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज नेम के आगे लैंग्वेज भी लिखा हो तो फिर दा लगाता है, ये रूल है। बिकॉज इंग्लिश से पहले कुछ नहीं, बट इंग्लिश लैंग्वेज से पहले दा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। क्या यहाँ पर ये मोस्ट से पहले तो लगेगा ही, क्यों? चूँकि मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये अलग रूल है। मच मोर मोस्ट, तो सुपरलेटिव से पहले तो वैसे ही दा लगता है, ये तो अलग रूल है। यहाँ इससे पहले तो नहीं लगा हुआ ना, ये रूल तो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी दी में, सुपरलेटिव वाले रूल में, ठीक है। तो लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें यह कि लैंग्वेज अगर एंड में लिखा हुआ आ जाए। इनडेफिनिट का मैंने बता दिया, इनडेफिनिट प्लूरल कॉमन नाउन से पहले नहीं इस्तेमाल होगा। डेज और मंथ से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई, जून, जुलाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। पता है भाई को, मेरा टाइम नहीं वेस्ट कर इसमें, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी ज़रा जल्दी से।
वी वर गोइंग टू डैश लेक बाइकाल। कुछ नहीं, लेक से पहले कुछ नहीं। गुड। आई हैव परचेस्ड डैश न्यू हाउस। A new house. There are 3 rooms in dash house. The house. Okay, common noun described earlier. Good. I have purchased dash Dawn newspaper. The Dawn newspaper and dash Express newspaper. The Express newspaper. We plan to visit dash Himalayas. The Himalayas mountain ranges and intend to climb Mount Everest. Cross single mountain. Dash Pacific Ocean. The Pacific Ocean is dash biggest ocean. The biggest ocean in the world. I hate dash chemistry. ये तो बोला क्रॉस आएगा. But I love dash English language. The English language. I visited my uncle's home. रिलेशन से पहले भी कुछ नहीं लगता. क्रॉस. He lives in dash Lahore. The Lahore. क्रॉस Lahore. Cities name से पहले कुछ नहीं आता. शहरों के नाम से पहले कुछ नहीं आएगा. पंजाब से पहले तो दा आएगा. पंजाब के शहरों से पहले कुछ नहीं आएगा. Osama is my yes, क्रॉस आएगा. He lives in dash Netherlands. The Netherlands. ऐसा आगे एंड में. Dash slower you write. The slower you write, the more time is wasted. Good. My ring is made up of dash gold. कुछ नहीं, मटेरियल ना होना. समझिए रूल्स पढ़ने का फायदा ये होता है. कैसा लग गया? वरना आप डायरेक्ट ये कर देते तो उल्टा पुल्टा बता रहे हो तुम लोग. किसी में कुछ, किसी में कुछ. अब ये क्या हो गया सारा 10 सवाल. क्लियर है? और देखते हैं. Irfan is reading dash interesting novel. An interesting, positive degree adjective है भाई. क्या हो गया? An interesting novel. Is this dash book you wish to buy? Is this the book? अरे यार definite हो गया ना. क्या ये वो किताब है जो तुम खरीदना चाहते हो, जो खरीदना चाहते थे कुछ भी? The book you wish to buy. Definite common noun होगी. Dash apple dash day. An apple a day keeps the doctor. ये तो याद होता है भाई. Fourth, I have opened dash house. A house. Definite, indefinite. For dash sick and poor. The sick and the poor. Adjectives are used as a noun. गलती कर रहे हो तुम लोग. Dash sun. The sun rises in dash east. The east. तो डायरेक्शन से पहले भी था. Dash harder you work. The harder you work, the more efficient you become. Which is dash most precious? The most precious metal in dash world. In the world, astronomical body. He met with dash accident. An accident. हादसा. वो इसको एक हादसा हुआ. Accident. An accident हो गया. A year ago. Yes. भाई ये का साउंड आ रहा है. Year ago. Good. Jasmine is leading dash unhappy life. आ कहाँ से? अलिफ से आ रहा है ना. Unhappy. An unhappy. An unhappy life. Even though she married dash man she loved. The man she loved. खास है ना वो आदमी जिससे वो मोहब्बत करती थी. खास की बात करें. डेफिनेट है. डैश रिवर रावी इज जनरली इन फ्लड. द रिवर रावी इज जनरली इन फ्लड इन द ऑन डैश मंथ ऑफ जुलाई. ऑन द मंथ ऑफ जुलाई. द नाउन ऑफ नाउन. ठीक है. इसमें थोड़ी गलती होगी, उसको देख लेना कहाँ पर गलती आप लोगों ने की है. ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना. पोइट्री इज डैश आर्ट. पोइट्री इज एन आर्ट. यस. शायरी एक आर्ट है तो पोइट्री इज एन आर्ट. गुड. द फैमिली वॉज एट डैश लंच. ओमिशन. क्रॉस. लंच है ना, मील टाइम से पहले कुछ नहीं आता, बताया तो था अभी. लंडन इज सिचुएटेड ऑन डैश रिवर थेम्स. द रिवर थेम्स दरिया है. रोज इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. शी ओन्स डैश बफेलो. बफेलो. a buffalo, an ox and a dog. डेफिनेट इंडेफिनेट है ना, अभी किसी आम की बात कर. क्लियर है भाई यहाँ तक?